बच्चों हम बात कर रहे थे कक्षा 7 की इतिहास पाठ्य पुस्तक जिसके 6 अध्याय हमारे पूर्ण हो चुके थे। वहीं इस भाग में हम शुरू करेंगे अध्याय संख्या 7 जिसका नाम है बच्चों जनजातियां, खानाबदोश और एक जगह बसे हुए समुदाय। अब बच्चों इस पुस्तक में हमने पहले अध्ययन किया कि मध्यकालीन जो इतिहास है 7वीं शताब्दी से लगभग 16वीं और 17वीं शताब्दी तक का जो इतिहास है उसमें हमने जो बड़े बड़े साम्राज्य, बड़े बड़े राजा महाराजा, सुल्तान, दिल्ली सल्तनत और मुगल साम्राज्य और उनके शासकों के बारे में पढ़ा। लेकिन बच्चों क्या इस समय कुछ ऐसे लोग भी थे जो इन बड़े बड़े साम्राज्यों और इन महलों से दूर कहीं जंगलों में अपनी संस्कृति को बचाए हुए रहते थे। तो ऐसे लोगों को जनजातियों के नाम से जाना जाता है। और ये लोग क्या करते थे और किस प्रकार से इनका खान पान होता था और कौन कौन सी क्षेत्र में कौन कौन सी ये विशेष जनजातियां रहती थी, क्या इनकी संस्कृति होती थी, इन सभी के बारे में हम इन भागों में अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं पहला भाग और इसमें हम अध्ययन करेंगे इनके परिचय के बारे में। विभिन्न राज्यों के उत्थान और पतन के बीच में कला, दस्तकारी और उत्पादक गतिविधियों की नई नई जो किस्में हैं वो शहरों और गांवों में फल फूल रही थी। बच्चों विभिन्न राज्यों के उत्थान हो रहे थे और धीरे धीरे दूसरे राज्यों के उन पर आक्रमण के द्वारा उन राज्यों का क्या हो रहा था, पतन हो रहा था। इन उत्थान और पतन के विभिन्न कालों के बीच में जो कला है, दस्तकारी है और जो उत्पादन की जो अनेकों गतिविधियां हैं वो बढ़ रही थी। इस लंबे अंतराल में कई महत्वपूर्ण राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक रूप से परिवर्तन हुए, लेकिन इनमें से जो सामाजिक परिवर्तन है वो हर जगह एक समान नहीं थे, अर्थात जगह जगह के अनुसार ये क्या थे, भिन्न थे। क्योंकि जो अलग अलग किस्म के समाज हैं वो अलग अलग तरीकों से और अलग अलग क्षेत्रों में विकसित हुए थे। जो भारतीय उपमहाद्वीप है उसके विभिन्न क्षेत्रों में जो समाज है वो अलग अलग किस्म का था, इसीलिए जो सामाजिक परिवर्तन है वो अलग अलग प्रकार का था, हर जगह एक समान नहीं था। उपमहाद्वीप के बड़े हिस्से में समाज वर्ण व्यवस्था के नियम के अनुसार पहले से क्या था, विभाजित था। वर्ण व्यवस्था अर्थात समाज को 4 वर्णों में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र इन वर्णों में बांटा गया था और इन्हीं वर्ण व्यवस्था के अनुसार, इनके नियमों के अनुसार समाज पहले से विभाजित था और चल रहा था। ब्राह्मणों के द्वारा जो सुझाए गए नियम है वो बड़े बड़े जो शासक वर्ग हैं उनके द्वारा स्वीकार किए गए। जो वर्ण व्यवस्था है वो बच्चों मूल रूप से किसकी देन थी, ब्राह्मणों की ही देन थी। और इनके द्वारा जो नियम बनाए गए थे समाज और जो सामाजिक ढांचा है उसको चलाने के लिए, वो जो बड़े बड़े शासक जो साम्राज्यों के थे उनके द्वारा इनको क्या दी गई थी, स्वीकृति प्रदान की गई थी। इनमें ऊंच नीच, गरीब और अमीर के बीच का फासला क्या हो गया, बढ़ गया। दिल्ली सल्तनत और मुगल काल में श्रेणीबद्ध समाज क्या हो गया, और अधिक जटिल हो गया। तो इस जो व्यवस्था से क्या हो गया, धीरे धीरे आने वाले समय में परवर्ती काल में ये जो समाज है वो अत्यधिक क्या हो गया, जटिल रूप धारण कर लिया। बड़े शहरों से परे जनजातीय समाज। अब हमने देखा बच्चों जो नए नए नगर विकसित हो रहे थे, नए नगरों का पतन भी हो रहा था, पुनः ये नगर क्या हो रहे थे, उभर रहे थे। लेकिन इन नगरों से दूर कहीं जंगली क्षेत्र में कुछ लोग रहते थे विशेष संस्कृति के, उनको क्या बोलेंगे, जनजाति बोलेंगे और इनके समाज को बोलेंगे जनजातीय समाज। देखें बच्चों उपमहाद्वीप के कई समाज ब्राह्मणों के द्वारा सुझाए गए जो सामाजिक नियम है और कर्मकांड है इनको नहीं मानते थे। कुछ समाज ऐसे थे जो ये ब्राह्मणों के द्वारा नियम बनाए गए थे सामाजिक व्यवस्था में, उनको इनके द्वारा स्वीकृति नहीं दी गई थी और वे न ही कई असमान वर्गों में विभाजित थे। अर्थात ऐसे समाजों में क्या थी, अभी भी समानता विद्यमान थी। ऐसे समाज प्राय जनजातीय समाज या फिर जनजातियां कहलाते थे। अर्थात जनजातीय समाज में क्या होती है बच्चों, समानताएं अधिक होती है और असमानताएं कम होती है। समाज विभिन्न वर्गों में कम बंटा हुआ होता है, लेकिन जो सामान्य समाज होता है जो जनजातियों के अलावा वो क्या है, अधिक श्रेणीबद्ध और जटिल व्यवस्था में बंटा हुआ रहता है। प्रत्येक जनजाति के सदस्य नातेदारी के बंधनों से जुड़े होते हैं। जहाँ जनजातियाँ खेती से अपना जीविकोपार्जन करती है तो कुछ जनजातियों के लोग शिकारी, संग्राहक और पशुपालक भी होते थे। बच्चों इनमें नातेदारी के संबंध होते थे जनजातियों में और इनके द्वारा खेती भी की जाती थी। खेती के अलावा ये लोग शिकार भी करते थे, संग्राहक भी करते थे और पशुपालन के कार्य के द्वारा अपनी जीविका का पालन करते थे। अपने निवास स्थान के प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण इस्तेमाल
करने के लिए इन गतिविधियों का मिला जुला ये रूप अपनाते थे। गतिविधियों की बात करें तो इनके द्वारा खेती की जाती, पशुपालन किया जाता, खाद्य संग्रहण किया जाता और जो वन्य जीव और जो जानवर है उनका शिकार किया जाता। तो इन गतिविधियों के माध्यम से जो प्राकृतिक संसाधन है इनके जो निवास स्थान है उसके आसपास के क्षेत्रों में, तो इन प्राकृतिक संसाधनों का इनके द्वारा पूर्ण इस्तेमाल किया जाता। कुछ जनजातियां खानाबदोश थी जो एक जगह से दूसरी जगह घूमती रहती थी। अब कुछ जो जनजातियां हैं वो बच्चों स्थायी रूप से क्या कर रही है, एक ही स्थान पर निवास कर रही है। वहीं दूसरी जनजातियों की बात करें तो वो अस्थायी रूप से क्या करती है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर भ्रमण करती रहती है और इनको क्या बोलते हैं, खानाबदोश बोला जाता है। जनजातीय समूह संयुक्त रूप से भूमि चारागाहों पर क्या रखते थे, नियंत्रण रखते थे और स्वयं के ही बनाए नियम के अनुसार ये क्या करते थे, परिवारों के बीच में इन भूमि और चारागाहों का क्या करते थे, बंटवारा कर लेते थे। अर्थात इनके नियम जो सामान्य समाज है, मुख्य समाज है, उनसे अलग होते थे। उपमहाद्वीप के विभिन्न हिस्सों में कई बड़ी जनजातियां फली और फूली थी। सामान्यतः ये जंगलों में, पहाड़ों में, रेगिस्तान और दूसरी जो दुर्गम जगह होती है जहाँ पर सामान्य समाज के लोग नहीं रहते, वहाँ पर ये क्या करती है, अपना निवास स्थान बनाती है। ये जनजातियाँ अपनी आज़ादी को बरकरार रखती है और अपनी संस्कृति को बचाकर रखती है। अर्थात ये क्या करती है, अपनी संस्कृति को संरक्षित रखती है, दूसरी संस्कृतियों के साथ में इनका कोई भी मेल जोल नहीं हो पाता है। जाति आधारित समाज और जनजातीय समाज दोनों अपनी विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती है उसके लिए एक दूसरे पर निर्भर भी रहते हैं। अर्थात जो मुख्य समाज या सामान्य समाज है जाति आधारित समाज, ये समाज, और दूसरा है हम जो अध्ययन कर रहे हैं जनजातीय समाज। जनजातीय समाज और जो जाति आधारित समाज है ये दोनों एक दूसरे पर निर्भर रहते हैं विभिन्न प्रकार की जो आवश्यकताएं होती हैं वस्तुओं को लेकर उनके लिए। टकराव और निर्भरता के इस संबंध में दोनों तरह के समाजों को धीरे धीरे बदलने का काम भी किया है। अर्थात इनका प्रभाव इनके ऊपर भी आया है और इन जनजातियों का प्रभाव थोड़ा बहुत इनके ऊपर भी देखने को मिलता है। अब देखें कि जनजातीय लोग थे कौन, आखिर इनका विकास किस प्रकार से और किन किन क्षेत्रों में हुआ। जनजातीय लोग बहुत ही कम लिखित जानकारी रखते थे। अर्थात इनमें क्या था, शिक्षा का अभाव था, शिक्षा इनके पास में बहुत कम थी, इसलिए इनके बारे में जो लिखित सामग्री है वो हमें बहुत ही कम मिल पाती है। साथ ही जो समकालीन इतिहासकार हैं इनके द्वारा भी हमें जनजातियों के बारे में बहुत कम जानकारी मिलती है। अर्थात जो इतिहासकारों ने बच्चों इतिहास लिखा है वो समाज के जो मुख्य धारा के लोग हैं उनके इर्द गिर्द ही लिखा है और उनके इर्द गिर्द का इतिहास ही क्या है, अधिक मात्रा में उपलब्ध हुआ है इतिहासकारों को। इसलिए हम जो अध्ययन करते हैं वो किसके बारे में करते हैं, जो सामान्य समाज है उनके बारे में अध्ययन ज्यादा करते हैं, क्योंकि उनके बारे में जानकारी भी क्या है, अधिक उपलब्ध है। ये लोग समृद्ध रीति रिवाज और मौखिक परंपराओं का संरक्षण करते थे, जिससे हर नई पीढ़ी को ये परंपराएं विरासत में ही मिलती थी। अर्थात जो इनके रीति रिवाज हैं और जो मौखिक परंपराएं हैं इनके द्वारा ही जो इनकी परंपरा है वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में हस्तांतरित होती थी। आने वाली पीढ़ी को जो ये परंपराएं हैं वो मौखिक रूप से और रीति रिवाज है इनके द्वारा ही मिलती थी। जनजातीय लोग उपमहाद्वीप के लगभग प्रत्येक क्षेत्र में पाए जाते हैं। लगभग बात करें उपमहाद्वीप के एक बड़े क्षेत्र की तो इसमें सभी क्षेत्रों में देखें तो जनजातीय लोग पाए जाते हैं। किसी भी जनजाति विशेष का क्षेत्र और प्रभाव समय के साथ में बदलता रहता है। ये जनजातियां कोई जरूरी नहीं है बच्चों की एक जगह स्थायी रूप से बसी रहती थी, समय विशेष और काल विशेष के प्रभाव के अनुसार ये अपना स्थान बदलती रहती थी। शक्तिशाली जनजातियों का बड़े क्षेत्र पर नियंत्रण भी स्थापित होता था। बात करें बच्चों पंजाब की तो वहां पर एक जनजाति थी खोखर जनजाति, जो 13वीं और 14वीं शताब्दी में बहुत ही क्या थी, प्रभावशाली थी। और यहीं बाद में गखर लोग हैं ये भी क्या थे, अधिक प्रभावशाली हो गए। पंजाब के क्षेत्र की बात करें तो खोखर और जो गखर जनजातियां ये क्या है, वहां पर प्रभावशाली समूह है। गखरों का मुखिया कमाल खान गखर था, जो मुगल सम्राट अकबर के समय क्या था, मनसबदार था। अर्थात जो गखरों का मुखिया है, अर्थात इस जनजाति का मुखिया, उसका नाम है कमाल खान गखर। ये इतना प्रभावशाली व्यक्ति था कि अकबर के समय में, अर्थात मुगल शासक कौन है, अकबर, इनके समय में जो गखर खान है इसको मनसबदारी का पद मिला हुआ था। मुगल सत्ता स्थापित होने से पहले मुल्तान और जो सिंध का क्षेत्र है वहां पर लंगा
और अर्गुन लोगों का प्रभुत्व अत्यंत ही विस्तृत क्षेत्र पर था। बात करें जो वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है, मुल्तान और सिंध वाला क्षेत्र, वहाँ पे लंगा और अर्गुन नामक जो जाति के लोग हैं उनका प्रभुत्व अत्यधिक बड़े क्षेत्र पर था। पश्चिमी हिमालय में गद्दी गडरिया जनजाति रहती थी। वहीं उपमहाद्वीप के सुदूर जो उत्तरी और पूर्वी पहाड़ियों वाला भाग है वहाँ पर नागा, अहोम और अन्य जनजातियाँ रहती थी। अब बात करें बच्चों हिमालय के क्षेत्र की, तो वहाँ पर एक जनजाति है गद्दी, वो गडरिया अर्थात जो पशु चराने का काम ये जनजाति करती है। और उत्तरी पूर्वी क्षेत्र की बात करें तो वहाँ पर नागा और अहोम के साथ में अन्य जनजातियाँ भी देखी जा सकती है। अब बात करेंगे बच्चों कि जो उपमहाद्वीप का ये क्षेत्र है इसके विभिन्न क्षेत्रों में कौन कौन सी जनजातियाँ कहाँ कहाँ पर निवास करती थी। अब देखें सबसे ऊपर बात करें तो इधर हमने देखा अर्गुन, गखर, खोखर, लंगा, ये वाला क्षेत्र है जो वर्तमान पाकिस्तान और अफगानिस्तान वाला क्षेत्र है वहाँ पर। बात करें इधर बच्चों यहाँ पे हमने अभी देखा नागा, अहोम, ये जो उपमहाद्वीप का उत्तरी पूर्वी क्षेत्र है उसकी बात करें। और खासी, यहाँ पे देखें तो मुंडा, चेर, संताल, ओरोन, ये जनजातियाँ यहाँ पर है। और इधर वाले भाग की बात करें जो मध्य प्रदेश के आसपास का क्षेत्र है तो ये है बच्चों भील जनजाति का क्षेत्र। भीलों के बाद में बच्चों यहाँ मध्य भारत में बात करें तो यहाँ पर कौन सी जनजाति है, जो गोंडवाना क्षेत्र है वहाँ पर गोंड जनजाति है और एक दूसरी जनजाति है खोंड। और दक्षिण भारत की बात करें तो वहाँ पर मारवाड़, वेतर और बादागस नाम की जो जनजातियाँ है वो वहाँ पर निवास करती है। तो इस प्रकार से देखा कि जो भारतीय उपमहाद्वीप का विभिन्न क्षेत्र है उसमें कौन कौन सी जनजातियाँ कौन कौन से क्षेत्रों में रहती है। बिहार और झारखंड, बिहार और झारखंड के क्षेत्र की बात करें तो यहाँ पर हमने बच्चों अभी देखा था कि यहाँ पे चेर सरदार शाहियों का क्या है उदय हो चुका है 12वीं शताब्दी तक। और 1591 में अकबर के सेनापति है मान सिंह, मान सिंह ने इन चेरों पर हमला किया और इनको क्या कर दिया, परास्त कर दिया। अब मुगलों के द्वारा इन जनजातीय क्षेत्रों पर और इनके जो सेनापति है उनके ऊपर क्या किए जा रहे हैं, आक्रमण किए जा रहे हैं। औरंगजेब के समय में भी मुगल सेनाओं ने चेर लोगों के जो कई किले हैं उन पर क्या कर लिया, कब्जा किया और इन जनजातियों को क्या किया, अपने अधीन किया। चेर के अलावा मुंडा और संताल इस क्षेत्र में रहने वाली जो अन्य महत्वपूर्ण जनजातियां हैं वो है। बिहार और झारखंड में बात करें तो मुख्य रूप से चेर, मुंडा और संताल, ये जनजातियां बिहार और झारखंड वाले क्षेत्र में देखने को मिलती है। अब देखें जो कर्नाटक और महाराष्ट्र वाला क्षेत्र है उसमें देखें कि इनकी पहाड़ियों में कोली, बोराद, अभी हमने देखा, जैसी अन्य जनजातियां निवास करती थी। कोली लोग गुजरात के क्षेत्र में भी रहते हैं और दक्षिण में कोरागा, वेतर, मारवाड़ और दूसरी जनजातियों की जो विशाल आबादियां हैं वो रहती है। इनके बारे में हमने अभी मानचित्र में देखा है। भील जनजाति की बात करें तो पश्चिमी और जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है उसमें भील जनजाति फैली हुई है। 16वीं सदी के अंत तक कई भील एक जगह बसे हुए खेतीहर और जमींदार बन चुके थे, अर्थात एक ही जगह पर बसे हुए ये लोग थे, खेती करते थे और इनमें से कई जो समूह है वो क्या बन गए थे, जमींदार भी बन गए थे। और साथ में जो अन्य भील होते थे वो क्या करते थे, शिकारी और जो संग्राहक प्रवृत्ति के होते थे। गोंड जनजाति की बात करें तो गोंड जनजाति वर्तमान का जो छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है और महाराष्ट्र अर्थात जो मध्य भारत वाला क्षेत्र है, आंध्र प्रदेश में भी ये क्या है, बड़ी तादाद में फैली थी गोंड जनजाति। इस चित्र में दिखाया गया है कि बच्चों जो भील लोग हैं वो किस प्रकार से पशुओं का या हिरण का क्या कर रहे हैं, शिकार कर रहे हैं। तो बच्चों इस भाग में हमने बात की कि जनजातियां किसे कहते थे, ये कौन सा समूह होता था और ये कहाँ कहाँ पर रहते थे। इसके अगले भाग में बात करेंगे कि इनका जो जीवन है या फिर इनकी संस्कृति है या फिर ये लोग कैसे रहते थे, उनके बारे में हम जानने का प्रयास करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।